ठीक है, स्टार्ट करें। आवाज क्लियर है? जी ठीक है, चल आ जाओ। तो अपन को क्या करना था, ये होमवर्क की तरह दिया था मैंने 4 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। ठीक है, एक बार बता मेरे को, पहले वाले में कैसा किया तूने? पहली क्वेश्चन क्या बनेगी? पहली क्वेश्चन हाँ, क्या बनेगी पहली क्वेश्चन? के ई प्लस सी एल माइनस। हाँ, के प्लस इलेक्ट्रॉन, कैसा बोल रहा हूँ आप? के गिव्स, आपकी आवाज अच्छा कट रही पहली क्वेश्चन ऐसी बन रही है है। क्या तेरी? अरे रे ऐसा, एक सेकंड रुक जा। अभी आवाज आई क्या सड़ी? आवाज ठीक है पर बोर्ड ब्लर है। एक सेकंड। चल ठीक है, लास्ट टाइम बता दे एक बार, वीडियो और आवाज क्लियर है ना दोनों? जी जी क्लियर है। चलो बस अब स्टार्ट करते हैं। हाँ तो के का देख, तेरी क्वेश्चन ऐसी बन रही है पोटेशियम के लिए। जी ऐसी बन रही है। बहुत बढ़िया। क्लोरीन में क्या हो जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये ले लेता है ना, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो Cl माइनस बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? राम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो ये देखो के का एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। Cl के इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओ मैं, डॉट से या क्रॉस से? क्रॉस। बहुत बढ़िया, क्योंकि नॉन मेटल है। और कितने दिखाओ ये भी बता मेरे को, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Cl के पास? 7। बहुत बढ़िया है ना, हेलोजन हो जाए, मतलब उसमें 17 ग्रुप में आएगा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, कौन दे देगा? पोटेशियम। तो ये इस तरह से देगा, है ना, टेढ़ी एरो बनानी पड़ती है अपन को। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया के प्लस, छोटा ब्रैकेट इसके लिए, और क्लोरीन के लिए बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं। एक डॉट है और बाकी सारे क्रॉस है। देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये हो गया KCl बन गया अपना, और यही अपना आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। हाँ, बाकी भी एकदम सेम ही चलेंगे सारे। ये हो गया पहले का, इसका भी बता देता हूँ, इसका छोड़ दूंगा है ना, एक का, और ये लास्ट वाला भी बता दूंगा। जी ठीक है, सबका क्यों बताएं, है ना, ये वाला वैसा ही है, इसके जैसे ही आ जाएगा। अब CS की तरह, ये वाला बना कि नहीं बना, ये वाला छोड़ा था क्या? जी यही वाला छोड़ा था। चलो ठीक है, तो देखो अब CS किधर आता है वो सोचते हैं पहले। CS होता है पहली बात तो सीजियम। सोचो, बेमक का असर 12 नहीं, इसमें तो नहीं है। पहली वाली जो थी एकदम फर्स्ट ग्रुप, उसका याद करो, हली नाक रबकस CS। हाँ CS वही था ये, बोलो याद आया थोड़ा? हाँ मत चिंता करो, ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना, 0 चांस है, मत चिंता करो इसकी। पर जो ग्रुप, मतलब वो जो एलिमेंट्स है, मैं चाह रहा था वो थोड़े याद रहे, है ना, ये जरूर आ सकता है, ये वाला जरूर आ सकता है, ये पक्का आ सकता है, इसकी चांस काफी कम है आने की। चलो ठीक है, तो CS की बात करते हैं, सीजियम की। ऐसे इतने हाई एलिमेंट्स क्यों देंगे वो फालतू में, है ना, मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि याद है मेरे को कि मैंने तुम्हें बताए थे। तो आज सीजियम की बात करें तो CS कैसा जाएगा, पहले ही ग्रुप का है, यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। पर अपन को कितने सीजियम चाहिए, एक या दो, देख के बता। सीजियम 2। हाँ 2 चाहिए अपन को, एक सेकंड। हाँ चलो, मैं क्या बता रहा हूँ कि अपने को सीजियम कितने चाहिए, 2। तो एक सीजियम एक सीजियम प्लस देता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो बस 2 2 2 कर दो सबको। ये वाली चीज समझ में आ गई? जी ऑक्सीजन तो एक ही चाहिए अपन को, एक ऑक्सीजन ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और O2 माइनस बन जाता है।
तो है ना, ये हो गया अपने पास जो दोनों वो आने वाली स्पीशीज, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया अपना। तो अब कैसे रिएक्ट करेंगे? तो सीजियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, पहले ग्रुप का है वो। उसके बाद यहाँ पे जैसे Cl था वैसे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। इस बार ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे या कितने दूसरे होंगे? ऑक्सीजन के पास सोचो। हाँ हाँ, हम्म, क्लोरीन से जस्ट पहले वाले ग्रुप में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। बात समझ में आई? जी हाँ, तो इसके पास कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसके पास 6 है, इसके पास 1 है, अभी 7 ही हुआ अभी तो। हाँ, तो एक सीजियम और ले आओ ना, ये देखो अब हो गए 8 टोटल। ये दोनों सीजियम इसको दे देंगे तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और इन दोनों सीजियम के जी पास भी 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पिछले वाले में तो 8 भरे होंगे। बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया। तो ये हो गया ओ ऑक्सीजन, नहीं रुक जाओ, पहले सीजियम लिखते हैं दोनों। तो सीजियम प्लस, और ऐसे कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन का क्या है हाल, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6 खुद के, 2 सीजियम के, और एक 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर एक। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आया यहाँ तक? नहीं ठीक है, अब ये वाला खुद से हो जाएगा, एकदम सेम है इसके जैसा, है ना, बस CS की जगह K है और कोई भी डिफरेंस नहीं। एल्यूमिनियम का देख लेते हैं, लास्ट वाला सबसे टफ माना जाता है, पर है उतना ही इजी वो भी। राम, आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? जी क्लियर है। हाँ ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो अब लास्ट वाला क्या है, फोर्थ वाला, Al2O3। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, है नहीं बिल्कुल भी। पहले एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जो है ना, जैसे ये के था, अपन ने क्या लिखा था, इसका वो बनाया था कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन, है ना, सेम इसमें। तो पहले उतना ही करना है ना, देखना ही नहीं, यहाँ पे नीचे क्या नंबर लिखा देखना ही नहीं, अपन को देखा कि क्या है, एल्यूमिनियम है। हाँ, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिख दी। अच्छा, एल्यूमिनियम क्या बनाया है, सोच के बता। +1 +2 या +3 बनाता था, सोच के बता। +3 +3, हाँ, ये तीसरे ग्रुप का है। बल्गा इंटल, बल्गा इंटल बोलते हैं ना जिसको, एल्यूमिनियम है सेकंड वाला, बल, हाँ ठीक है बढ़िया। तो +3 में जाएगा ये वाला, है ना। ये सब चीजें अगर नहीं भी याद आ रही है, +1 +2, ये 5वें चैप्टर की कहानी है एक्चुअली। वो पता नहीं क्यों ऐसा एनसीईआरटी करती है, उस चैप्टर को 5th में रखा है, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें जो भी हैं। अपन जब पहुंचेंगे तब तक पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, है ना, फिलहाल इतना ही करना है अपन को, और कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन 2 बना लेता है, ऐसा लिख देते हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये देखो जैसे यहाँ पे किया था, और 2 बना लेता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब देखो कितने चाहिए अपन को, अब 2 एल्यूमिनियम चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये कितना बन गया, 6। 2 × 3 जी 6, समझ में आ गया? जी यहाँ भी वही करना है कि 3 ऑक्सीजन चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मेरे पास आ गए 2 Al3+ और 3 O2-, इतने इतने चाहिए मेरे को। अब कैसे होगी रिएक्शन, देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2। तो अब कितने होंगे, हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे खुद के, 6 अच्छा बहुत बढ़िया। और एल्यूमिनियम के पास कितने होंगे, 2 2 3 3 नहीं नहीं नहीं, हाँ 3 3, बहुत बढ़िया। इसलिए तो 3 दे देगा तो 3+ बन जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3। अब देखते हैं कैसे होने वाला है। हर एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 2 और चाहिए, है ना, और एल्यूमिनियम चाहता है सारे छूट जाए उसके। ये देखो, दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो समझ में आ गया? जी हाँ, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मिल सकता है तुम्हें, है ना। ये वाला समझ में आ रहा है तो सारे समझ में आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये जो है, और देखो अब ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा, ये भी सिंपल ही लग रहा है ना। बड़ा सा दिखने में जरूर बड़ा सा लग रहा है, पर है नहीं, बेसिक्स वही के वही है, एकदम सेम है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा इनका। तो एल्यूमिनियम के कितने कैटायन बनेंगे, 2, Al3+ के 2 बनेंगे। और एनायन कितने बनेंगे, 3 एनायन बन चुके हैं, बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे उसके लिए। ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 2 हो जाएंगे एल्यूमिनियम के। हर एक ऑक्सीजन में देखो यही चीज हो रही है, 2 एल्यूमिनियम के हैं और बाकी 6 उनके ही, है ना, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये बड़ा सा ब्रैकेट और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं कोई डाउट नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
होमवर्क हो गया ये अपना। फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपन मेटलर्जी से। ले लिया? जी ले लिया। वीडियो क्लियर है ना अभी भी? जी अभी भी। चलो बढ़िया। अब पेज 49 खोल लो, सीधे मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे और हो सकता है आज ही खत्म हो जाए, इतनी बड़ी है नहीं 10th की, मैंने देखा अभी। पेज नंबर 49 पे है मेरे ख्याल से। हाँ 49 अकरेंस ऑफ मेटल लिखा है ना, उसके साइड में जी ब्रैकेट में जी मेटलर्जी करके लिखना हो तो मेटलर्जी लिख लेना। हाँ वो बेसिकली पूरी मेटलर्जी है। अब होती क्या है मेटलर्जी? तो कुछ नहीं है, क्या हो रहा है कि पूरी अर्थ में अलग अलग जगह पे, है ना, जैसे वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ कि जैसे रॉक्स के अंदर भी है, समुद्र के पानी में भी नमक मिला है बहुत सारा। तो ये सब क्या है, बहुत सारे अलग अलग, जैसे समुद्र का पानी है उसमें नमक है, नमक यानी कौन, NaCl, है ना, और भी बहुत तरह के नमक है पर NaCl भी है उनमें से, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखो अपने पास दो चीजें हैं, Na यानी सोडियम और Cl यानी क्लोराइड। तो Na जो है सोडियम, उसके और भी बहुत सारी जगह पे यूजेस है। क्लोराइड के भी बहुत सारी, क्लोराइड गैस होती है, ब्लीचिंग में भी यूज होती है ना, स्विमिंग पूल साफ करने में यूज होती है। तो यार यहाँ पे क्लोराइड ना ये सोडियम के साथ फंसी हुई है ना, सोडियम क्लोराइड आपस में चिपक के फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ। हम चाहते हैं सोडियम को अलग कर ले, क्लोराइड को अलग कर ले और फिर इनको अलग अलग तरह से यूज कर सके। बात समझ पाए राम? जी। हाँ तो बस यही है मेटलर्जी। मेटलर्जी में यही सब चलता रहता है कि भाई एक पत्थर है उसमें बहुत सारा आयरन भी है ना, बहुत सारा अपना जैसे मैग्नीशियम भी है, पर सारे जो है कंपाउंड के फॉर्म में, ऑक्साइड बनी है, ये है, मिट्टी भी चढ़ी है बहुत सारी। तो अपन को क्या करना है, इससे आयरन अलग कर देना है ना, मैग्नीशियम अलग कर देना है, और फिर आयरन मैग्नीशियम सबके अलग अलग अपने यूजेस है। ठीक है, तो वो यूजेस और वो सब क्या है नहीं पढ़ना, पर अलग कैसे करते हैं ये जरूर पढ़ना है अपन। तो 49 पेज नंबर अकरेंस ऑफ मेटल से मैं रीड करना चालू कर देता हूँ। फिर एक इसमें ना एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आएगा मिनरल और ओर के बीच, उसको ध्यान से देखना, वो पक्का 1 मार्क टाइप का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहुंच गया पेज 49 पे, स्टार्ट करूं? जी चलो भाई। The earth crust is the major source of metals. Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride. तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है मेटल्स यहाँ से मिल सकते हैं। The elements और compounds, अब देखो ये डेफिनेशन आ रही है, यहाँ से अंडरलाइन करना चालू कर देना। The elements और compound, यहाँ से अंडरलाइन करना चालू कर दे। The elements और compound which occur naturally in the earth crust are known as minerals. ये पहली डेफिनेशन हो गई। मिनरल क्या होता है कि भाई जो भी एलिमेंट या कंपाउंड जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, अर्थ क्रस्ट यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, ऐसा कुछ पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल कोर अर्थ में होता है। हाँ हाँ वैसे ही कुछ है, वो ज्योग्राफी का कभी छोटे में पढ़ा होगा, है ना। तो बस कुछ नहीं कि अर्थ की सरफेस पे जो भी मेटल्स अपन को मिल जाते हैं, उन सबको, जो भी एलिमेंट कंपाउंड्स है ना, कोई सा भी एलिमेंट कंपाउंड, जैसे ऑक्साइड में ऑक्सीजन भी मिल रहा है, वो भी क्या है, मिनरल माना जाएगा। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन अर्थ मिनरल, तो ये बात क्लियर रखना पहले। और फिर और क्या होता है, अब यही मिनरल थोड़ी ज्यादा कंसंट्रेशन में हो गया, इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए इस मिनरल की कि भाई इसको अपन जब एक्सट्रैक्ट करें तो अपन को नुकसान ना हो ज्यादा, यानी अपन को इसको एक्सट्रैक्ट करके फायदा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें काम ज्यादा करना पड़ा और निकला इतना सा मिनरल। बात समझ पाए राम? हाँ यानी देखो मैं एनसीईआरटी की भाषा में एकदम पढ़ता हूँ। एट सम प्लेसेस, यहाँ से अंडरलाइन करना वापस चालू कर दो। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, तो भाई पहला मिनरल क्या होता है, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो ही अर्थ की क्रस्ट में मिल रहा है वो मिनरल है ना, कोई डाउट ही नहीं। जो भी नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में मिल रहा है वो मिनरल है। और क्या हो गया कि भाई इतनी अच्छी कंसेंट्रेशन में होना चाहिए वो एलिमेंट या कंपाउंड, है ना, या वो मिनरल इतनी अच्छी कंसेंट्रेशन में होना चाहिए कि अपन उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए। प्रॉफिटेबली यानी अपन, ऐसा नहीं होना चाहिए अपन को काम ज्यादा करना पड़ गया, हो सकता है पैसे ज्यादा लग गए हो, पर मिनरल जितना निकला उससे बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा लॉस सा हो गया अपन को। चलो ठीक है ना, डेफिनेशन क्लियर हो गई है दोनों की? जी हाँ तो अब देखो राइट साइड में जो खाली जगह है वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख लो, ये क्वेश्चन टाइप है उसका। देखो जो लिखा हुआ है क्या, जी जी मिल। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये चीज लिख लो। स्टार मैंने 3 लगा रखे हैं उस लाइन के ऊपर।
उसको लिख लो, ये ट्रू और फॉल्स टाइप की स्टेटमेंट में लगातार पूछी गई है बोर्ड में। लिख लिया क्या? जी। हाँ, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इसको उल्टा कर देते हैं कभी कि ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल मिनरल क्या ओर्स आर नॉट मिनरल्स, तो इस तरह से पूछ लेते हैं तो ये गलत आ जाएगा, है ना। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल, ऐसे टाइप की स्टेटमेंट कभी देखी है क्या? इस तरह की बड़ी गंदी सी लगती हैं जी कि जी जैसे देखिए। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, हाँ ऐसी टाइप की। तो इतनी ज्यादा मतलब की नहीं रहती है, बस उसका ऐसा मतलब होता है कि मिनरल अगर इतना है तो और उसमें से थोड़ा सा पार्ट है, इतना मतलब होता है। इस तरह का कुछ वो बताना चाह रही है स्टेटमेंट कि ये हो गया मिनरल और ये हो गया और, इस तरह से कि भाई मिनरल है ना, मिनरल बहुत तरह के हो सकते हैं, उसमें से और भी एक टाइप का है ना। ऐसा नहीं है ये, अगर मैं बोलूं कि और तरह के होते हैं उसमें से मिनरल भी कुछ टाइप के होते हैं, ऐसा ये बोलना ऐसा कुछ गलत हो जाएगा। ये बोलना सही है कि मिनरल बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से और जो है वो वाला मिनरल होगा जिसमें प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन किया जा सके। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये वेन डायग्राम टाइप बना दिया मैंने उसका। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भाई सारे और जो है मिनरल होंगे, क्योंकि मतलब उन्हीं मिनरल्स को तो और बोलते हैं अपन जिनसे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हो सके। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो एक मार्क का क्वेश्चन ये जरूर आता है, ठीक है। 49 पेज नंबर पे हूं मैं, फिर एक्सट्रैक्शन और मेटल से स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ना, ठीक है। ये चलो मैं पढ़ता नहीं हूं अभी, पहले थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है भाई। तो अपन ने ये देखा कि मिनरल होते क्या है और क्या होते हैं। अब जो भी एक्सट्रैक्शन होगा वो समझ में आ रहा है तुम्हें कि और से ही होने वाला है। जो मेटल का और होगा उससे अपन उस मेटल को निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐसी है कि क्लास 12th में जैसे हमें कुछ और के नाम लिखवाए थे, है ना। जैसे एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट, ऐसा कुछ सुना होगा। मर्क्यूरी का सिनेबार, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ नाम लिखवाए थे। अब मैं एक बार पहले चेक करूंगा अच्छे से वो नाम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि मेरे को उनकी जरूरत लगी नहीं थी 10th क्लास में, जैसे जरूरत नहीं पड़ी थी, है ना। तो मैं फालतू में और जैसे झंझट के लिए नाम रटने होते हैं बस, बेसिकली मिनरल के नाम रटने होते हैं उस तरह से, तो वो नहीं करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं और लगेंगे कि इतने जरूरी है थोड़े बहुत, तो वो लिखवा दूंगा, है ना। एक एक नाम आएगा मेरे ख्याल से, सिनेबार जो मैंने बोला था अभी बीच में, वो नाम आएगा बस अभी बुक में, उसके अलावा कोई और दिया ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, इन और से अपन को क्या करना है, वो मेटल निकालना है। अब ये और कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं यानी, ये देखो कोई सा भी ले लो, जैसे मैग्नीशियम ले लिया मैंने एमजी। ये रेड पेन जो चला रहा हूँ दिखता है ना ये बोर्ड पे, जी क्लियर। ठीक है भाई। तो अब ये और किसी भी तरह के हो सकते हैं, यानी ऑक्साइड और भी हो सकता है, यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड और बोलेंगे, है ना, क्योंकि है तो मैग्नीशियम का और, पर किस तरह का और है, ऑक्साइड और है। ये भी मैग्नीशियम का और है, पर कैसा और है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट और है ना। ये मैग्नीशियम का सल्फेट और है। बोल, बात समझ में आ रही है थोड़ी? बोल बोल, बात समझ में आई? जी आ गई। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना देखो अच्छे से? हाँ क्लियर है। तेरी शायद हल्की सी कट जाती है। चलो ठीक है, तो 49 पेज नंबर पे मैं था, एक्सट्रैक्शन और मेटल का पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और समझाते हैं, चलो रुको। तो ये देखो, ये हो गया एक तो कि भाई एक मेटल है और उसके और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मेटल ही अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। यानी अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी चैप्टर में, जो थी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। एक बार जल्दी से मेरे को बोल के बता दे रिएक्टिविटी सीरीज। ना कमर अगन पी सन पा भजू हा गगु। ठीक है, थोड़ी बहुत सुनाई दी मेरे को। चलो ठीक है, केना का मग अलजन फे सन पभकू, अब कू और फिर हागा ऊपर, ठीक है। तो ये अपनी थी रिएक्टिविटी सीरीज। ग्रीन कलर दिख रहा है बोर्ड पे अच्छे से? जी दिख रहा है। तो ये हो गई अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब क्या होने वाला है, इस हिसाब से चीजें चलने वाली हैं अपनी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल किधर पे आता है उस हिसाब से उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सोच के देख सकते हैं इस बात को कि भाई कोई मेटल है, वो क्या है, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में किसी रॉक में है, जैसे मैंने बोल दिया आयरन है तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 या FeO, इस फॉर्म में जो है वो रॉक के अंदर मतलब पड़ा हुआ है, ठीक है, मेटल। अब मेरे को क्या करना है, उसको निकालना है रॉक से। यानी मेरे को बेसिकली आयरन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है,
ये बात समझ में आ रही है ना, तभी तो आयरन को अलग कर पाऊंगा। ये वाली बात समझ में आई जो मैंने बोली? जी आ गई। हाँ, ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है ना, जैसे क्लोराइड हो रहा है जैसे FeCl2, तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, आयरन और क्लोराइड का बॉन्ड तोड़ना है, आयरन और क्लोरीन का क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है मेरे को, तब मैं आयरन को अलग कर पाऊंगा। तो अब ये जो है, ये वाली बात कि बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अपन को क्या करने के लिए, मेटल को अलग करने के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्टिविटी के हिसाब से। भाई जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो उतना ज्यादा चिपका रहेगा, वो अलग नहीं होना चाहेगा। और ये देखो आखिरी वाले जो मेटल है, ये तो चिपकना ही नहीं चाहते, रिएक्ट करना ही नहीं चाहते, ये तो अलग ही पड़े रहते हैं, इनको नोबल मेटल्स बोलते हैं। बोलो याद आ गया? जी आ गया। हाँ, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भाई कुछ मेटल जो है उनको निकालने में बहुत मेहनत लगेगी, है ना, उनको निकालने में हो सकता है बिजली का यूज करना पड़े, जो कि ऊपर वाले है ना, देखेंगे अपन वो चीज भी। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बिजली से तोड़ के खींच के अलग करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी उसमें। तो जैसे ये होते हैं, ये वाले ऊपर वाले पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक, इनको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके इनको अलग करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा जैसे, तो उसका ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अब एल्यूमिनियम का वो टूटना ही नहीं चाहता क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अब उसको अपन को खींच के तोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। यहाँ पे थोड़ा हीट और ऑक्सीजन से काम चल जाता है ना, थोड़ा ऑक्साइड बनाते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो भी देखेंगे, है ना। ये मिडिल, मैं बोलूंगा कि मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। और ये जो मेटल्स हैं कि जो है लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत कम है जिनकी रिएक्टिविटी, इनको बस थोड़ी सी हीट दो ये अलग हो जाते हैं, वैसे भी कम ही बॉन्ड बनाते हैं, पर अगर बॉन्ड बना भी लिए इनने तो हल्का सा हीट करने पे ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊं? जी जी। छोटी सी समरी टाइप दे दी है मैंने, ठीक है। अब देखो 49 पेज नंबर पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते आ रहा हूँ, कितना काम का है नहीं अभी यहाँ पे, अभी अगले पेज में आएगा काम का। चलो मैं बताता हूँ, एक डायग्राम है उसको अच्छे से लेबल कर लेंगे अपन अगले पेज में। देखो, तो यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो ओर से अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल से कभी एक्सट्रैक्शन नहीं होता, ये बात याद रखना, मिनरल से जी एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, ओर से होता है ना, क्योंकि बेसिकली ओर वही मिनरल है जिससे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हो सकता है। चलो ठीक है, तो उसके बाद हाँ, सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। अच्छा मेरे को सोच के बताना, ऐसे कौन से मेटल होंगे जो फ्री स्टेट में मिलेंगे, जिनकी रिएक्टिविटी लो है या हाई है? लो। बहुत बढ़िया, है ना, लो रिएक्टिविटी है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे इसलिए वो फ्री पड़े रहेंगे, फ्री स्टेट में मिल जाएंगे अपन को। ठीक है, उसके आगे, some are found in the form of their compounds, the metal at the bottom of activity series are least reactive। ये बात तो पता है अपन को, they are often found in a free state, for example gold, silver, platinum and copper are found in the free state। ठीक है, कॉपर का एकदम फ्री भी नहीं रहता, वो अपन देखेंगे। चलो भी, कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ये देखो बोल ही दिया उसने कि are also found in combined state as their sulfide or oxide ores। The metal at the top of activity series are so reactive, है ना, केना कामा गल यहाँ तक, और so reactive that they are never found in nature as free elements। ठीक है, इसमें से अभी कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट में जो डायग्राम टाइप दिया ना उन्होंने, रिएक्टिविटी सीरीज ही दी है, यानी उससे उसमें अपन ये सब लेवल कर लेंगे जो भी बोल रहे हैं। उसके बाद मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जन, फे, पब, ये जो है उनपे क्या करेंगे, और मॉडरेटली रिएक्टिव, they are found in the earth crust mainly as oxide, sulfide और carbonate। उसके बाद you will find that the ores of many metals are oxide, this is ठीक है ठीक है। अब देखो मैं ने एक तरह से इसको लेबल टाइप कर लिया है, तो अगर एकदम क्लियरली दिख रहा है तो लिखते जाओ, दिख रहा है अच्छे से क्लियरली? जी जी दिख। हाँ चलो मैं पढ़ भी देता हूँ। ये देखो यहाँ से मैंने यहाँ से लेके एल्यूमिनियम तक, है ना, अच्छे से लाइन बना लेना, और वहां पे लिखना है नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, इस चीज को यहाँ पे लिख लो पहले, और नीचे का दिखाते जाऊंगा, बोल देना हो जाए तो। जी हो गया। हो गया? अब देखो ये यहाँ से, देखो बीच में पहले एसएन लिख देना, ये देखो उनने एसएन मिस कर दिया है ना, टिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिख लेना, अपन को पूरी याद है। तो यहाँ से केना कामक अल्जन फेसन पभकू, है ना, तो यहाँ पे एसएन लिख देना, सन। अच्छा हाइड्रोजन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मेटल नहीं है, उसको अपन एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाले, तो एसएन लिख देना बस बीच में। और साइड में क्या लिखना है इसके, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ये चीज लिखना है इसके साइड में। देखो ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। हो गया?
सल्फाइड के बाद क्या लिखा है? हाँ, और उसके बाद कार्बोनेट। एनसीईआरटी में लिखा है कि इन मेटल्स का सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट मिलता है। तो ये चीज ही लिख रहा हूँ मैं, एकदम वैसा का वैसा डाटा रहेगा एनसीईआरटी वाला, तो सही रहेगा। हो गया? जी। हाँ, ये देखो नीचे का भी दिख ही रहा है वैसे, है ना, पढ़ भी देता हूँ। आखिरी में लिखा है इन सल्फाइड और ऑक्साइड। ये देखो, अब आखिरी वाले में तीन पे एरो बनी है, बस उन पे ही लिखना। कॉपर, बीच में Hg भी लिख लेना, एनसीईआरटी ने मिस कर दिया है, और लास्ट में पीटी भी मिस कर दिया एनसीईआरटी ने। हग अग उपट, है ना, तो उसमें से ऊ और पट्टी, हग और ऊ ही लिखा है उसमें, हग और पट्टी दोनों रह गए। तो Hg और Cu और Ag पे एरो लगा के उधर पे लिख दिया है, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिखा था वैसा का वैसे ही सेम फॉलो किया है। सब लिख लिया है? हो गया? जी। चल भाई बढ़िया, ठीक है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ, दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, पेज 50 पे। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग थ्री। तो अब अपन क्या करने वाले, ग्रुप करने वाले मेटल्स। पहला मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, सेकंड मेटल्स ऑफ मीडियम, और थर्ड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। एक सेकंड, आवाज क्लियरली आ रही है? जी ठीक है। तो आप देखो, डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन द मेटल्स फ्रॉम फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी, ठीक है, छोड़ो उसको। उसके बाद सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर्स, अ समरी ऑफ दीस स्टेप्स, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन बीच में आई थी, मिस हो गई, इसको अंडरलाइन करना। पहली पैराग्राफ में आखिरी की दो लाइन जो थी, यहाँ से देखो, यू विल फाइंड से करके अंडरलाइन करना है। मिल गया? जी मिल गया। हाँ, यू विल फाइंड, वहां से अंडरलाइन करते जाओ। देखो मैं पढ़ देता हूँ कि यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड, कि तुम्हें ऐसा समझ में आएगा कि ज्यादातर मेटल जो है ना वो ऑक्साइड के फॉर्म में। आयरन ऑक्साइड मिलेगा अपन को, सबकी ऑक्साइड मिलती जाएंगी, है ना, ये जितने भी मेटल दिखे सबकी ज्यादातर की ऑक्साइड मिलेंगी। बहुत कम होंगे जिनके कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड मिलेंगी, काफी सारी मिलेंगी, पर ऑक्साइड सबसे ज्यादा मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वही सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है अपने अर्थ के अंदर। बात समझ में आ गई? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। वैसे थोड़ा बहुत मतलब रिएक्टिव तो है ही, और सबसे ज्यादा एबंडेंट भी है, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एबंडेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे आ गए कि सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये स्टेप्स को ना अपन एक्चुअली थोड़ा पढ़ लेंगे जब मेटलर्जी पूरा, उसके बाद देखेंगे, तब ढंग से समझ में आएंगी, अभी छोड़ सकते हो। आ जाओ, उसके बाद एनरिचमेंट ऑफ ओर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, नीचे लिखा है पेज के, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। Ores mined from the earth are usually contaminated with, या with के आगे से अंडरलाइन करना चालू कर दो, large amount of impurity such as soil, sand, etc. called gangue। जी ये अंडरलाइन? कर लिया। हाँ, गैंग पार्टिकल्स मिल जाते हैं। हाँ, यानी बेसिकली डस्ट है, सॉइल है, मिट्टी बेसिकली चिपकी हुई है बहुत अच्छे से उससे, तो उसको अच्छे से या तो धोना वैसा कुछ करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से अलग हो पाए। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होता कि धोने से अलग हो जाती, क्योंकि वो अंदर तक एकदम उसके साथ में जो है बहुत बुरी तरह से अटैच्ड होती है, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है सिर्फ ऐसे धोने उससे। तो उसको पहले पीस के, और बहुत सारे तरीके होते हैं उसके, जैसे वो 12th क्लास में आते हैं थोड़े बहुत, कि जैसे मैग्नेटिक सप्रेशन, मैग्नेटिक हो रहा है तो मैग्नेट से चिपक जाएगी, गन की नीचे ही रह जाएगी। ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं, हल्की वाली मतलब जो हल्की हल्की होंगी गंदगियां वो आगे बह जाएंगी थोड़ा, और मेटल जो होगा वो नीचे टपक जाएगा सीधे, उस तरह से कुछ, ठीक है। बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जैसा लिखा है मैं पढ़ देता हूँ आगे। The impurities must be removed from the ore prior to extraction of the metal. The processes used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gangue and the ore. Different separation techniques are accordingly employed. तो ठीक है, उन्होंने एक की भी बात नहीं की, वो सब 12th क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आया है? नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ, अब देखो, अब इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। बेसिकली क्या होता है, तीन स्टेप्स होती है उसकी, अपने मेटलर्जी की। पहली स्टेप होती है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, ऐसे ही 12th का बता रहा हूँ थोड़ा सा अभी, मतलब वो बेसिकली एनसीईआरटी ने पूरा वही फॉलो किया, बस ये तीन स्टेप लिखी नहीं है ना, नाम नहीं लिखा बस। पहली होती कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन का दूसरा वर्ड वही एनरिचमेंट यूज किया एनसीईआरटी ने। एनरिचमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, उसको अच्छे से धो रहे हैं एक तरह से ओर को,
पीस के अलग भी करना पड़ रहा है, वो भी कर रहे हैं कि भाई मिट्टी और जितनी भी कंकड़, ये सब जो भी चीजें जो अपन को नहीं चाहिए, डिजायरेबल नहीं है बिल्कुल, वो सब हट जाए। जो ओर है मेन, है ना, जिसमें बहुत सारा कंसेंट्रेशन है किसी मिनरल का, वो चीज मिल जाए अपन को, बाकी सब सेपरेट हो जाए। ये होता है कंसेंट्रेशन, कि भाई कंसेंट्रेटेड हो गई अब धूल मिट्टी ये सब हटा दी अपन। तो ये पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप होती है रिडक्शन वाली। ये जितने भी अपन देखने वाले हैं, देखो 3.4.3 जो है, यानी एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, है ना, 51 पेज नंबर पे हूं मैं। उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल ऑफ द रिएक्टिव, इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, और 52 पे फिर लिखा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये तीन जो है, ये तीनों एक ही स्टेप में आती है, रिडक्शन बोलते हैं, जो सेकंड स्टेप है। पहली हुई कंसंट्रेशन, की गैंग पार्टिकल्स को हटा दिया। गैंग पार्टिकल मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है? जी समझ गया। जो भी, हाँ, जो भी मिट्टी, गंदगी, जो भी कीचड़ टाइप जो भी लगा है, वो सब गैंग पार्टिकल समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है रिडक्शन। अब ये मेन स्टेप है। अब जो है, अपन ने फिजिकली एक तरह से हटा दी गंदगी जो भी थी। अब केमिकली करना है काम। केमिकली यानी अब ये जो वो है मेटल, ये कंपाउंड बना के बैठा हुआ है, किसी के साथ चिपक के बैठा हुआ है, तो अपन को उसको खींच के अलग करना है, क्योंकि प्योर मेटल चाहिए अपन को। ये जो अपन अलग करने का काम करेंगे, ये होगा रिडक्शन का काम। ठीक है। अब इसको रिडक्शन क्यों बोलते हैं, थोड़ा बाद में समझ में आएगा, क्योंकि भाई ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा कि ऑक्सीजन हटा रहे हैं, हाइड्रोजन डाल रहे हैं, जो अपन रिडक्शन समझते हैं वैसा तो कुछ हो नहीं रहा, है ना। तो रिडक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है मेटल की, इसलिए बोलते हैं। जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब फिर दूसरी स्टेप है रिडक्शन। ये इसमें जो रिडक्शन है, इसके 3 पार्ट्स किए जा सकते हैं, है ना, कि मिडिल ऑफ द, जो भी बोला था हमने कि लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज, उन सबके रिडक्शन करके मेटल को निकालना है। और फिर जो होता है, ये सारी स्टेप्स के बाद लास्ट स्टेप, तीसरी स्टेप होती है रिफाइनिंग, है ना, कि एकदम जो है अपन ने रिडक्शन सब कर लिया, उसके बाद बहुत ही हल्की फुल्की इम्प्योरिटी हो सकते रह गई हो, तो एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग टाइप का कुछ कर लेते हैं अपन, तो उससे सब ठीक हो जाता है, उससे सारी इम्प्योरिटीज क्लियर हो जाती है, फिर एकदम प्योर मेटल मिल जाता है उससे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अभी मैंने स्टेप्स बताई है बस। नहीं, कोई डाउट नहीं। चल बढ़िया, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, पहली स्टेप थी, बोलो, याद हो तो बोल सकता है, पहली स्टेप क्या थी मेटलर्जी में? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। देखो कंसंट्रेशन बढ़ गई थी ना मेटल की। हाँ हाँ, वो तो देखो, जी, वो एनसीईआरटी ने इनरिचमेंट। ऐसा करके लिख दिया, उनने सेक्शंस को अच्छे से डिवाइड थोड़ी ना किया। हाँ, ये देखो, उनने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है, वो एक ऐसे सब हेडिंग टाइप ऐसी दे दी उनने, थोड़ा बहुत ऐसी बताने के लिए, ओवरऑल ओवरव्यू देने के लिए उनने बस ऐसी सब हेडिंग दे दी है। शुरू मेनली वहां से हो रहा है, एनरिचमेंट से। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन। क्या करते हैं एनरिचमेंट कंसंट्रेशन में? बस गैंग पार्टिकल्स को हटा देते हैं, एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे अपन, गैंग पार्टिकल्स को हटा देंगे, बस उतना ही है। ब्लैक कलर ढंग से समझ में आ रहा है ना? जी जी। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन। सेकंड स्टेप हो जाएगी अपनी रिडक्शन। अभी रिडक्शन जो है, ये हर टाइप के मेटल के लिए अलग होगा। इन कुछ मेटल्स के लिए, के से लेके अल तक, इन मेटल्स के लिए अलग तरह का होगा रिडक्शन। इन मेटल्स के लिए Zn से लेके Cu तक अलग तरह का, या Hg से लेके Pt के अलग तरह का होगा, देख लिया अपन ने अभी।